पर लगाम लगाने के लिए काफी सख्ती बरत रही है। आए दिन एनकाउंटर हो रहे हैं, बदमाश या तो ढेर किए जा रहे हैं या फिर पकड़े जा रहे हैं, शिकंजे के पीछे भेजे जा रहे हैं। बावजूद इसके असामाजिक तत्वों की हिमाकत देखिए कि यूपी पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। गुरुवार को 2 जगहों पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। जौनपुर में सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, तो गाजियाबाद में बेकाबू भीड़ पुलिस की गिरफ्त से एक हिस्ट्री शीटर को भगा ले गई। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। कल की तस्वीर है ये, सीओ समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं जौनपुर में। यहां पर जमीन को लेकर 2 पक्षों में विवाद चल रहा था। पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस मौके पर पहुंची थी मामले को शांत कराने, लेकिन गांव वालों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। 6 लोग जख्मी हो गए, 6 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिसके बाद 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई और लोगों के खिलाफ भी जांच चल रही है, कार्रवाई चल रही है। वहीं गाजियाबाद में एक बदमाश को गांव वालों ने भागने में मदद की है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जौनपुर में कैसे जब पुलिस टीम पहुंची तो गांव वालों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। जौनपुर के मड़ियाहू कोतवाली क्षेत्र के हुसैनपुर इटाई गांव में गुरुवार रात मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों के लोग भिड़ गए। पुलिस के मुताबिक जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया। इस पर गुस्साए लोगों ने पीआरबी वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद दूसरे थानों से भी पुलिस बुलाई गई। मौके पर पहुंचे सीओ ने उग्र भीड़ को तितर-बितर करने के लिए बल प्रयोग किया, तो जवाब में एक पक्ष के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें सीओ मड़ियाहू समेत 6 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। हालांकि सभी की हालत खतरे से बाहर है। घटना की सूचना पाकर कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उनको सीओ साहब के पहुंचने के बाद उन्होंने उनको हटाने के लिए बल प्रयोग किया। उसमें पत्थर चलाए उन लोगों ने। सीओ साहब के सिर में चोट लग गई थी। 2-3 कर्मचारी औरों को चोट लगी है, कोई ज़्यादा चोट उनके ज़्यादा नहीं है। इसमें अभी पंजीकृत कर लिया गया है, 6 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। जमीन को लेकर यहाँ काफी समय से 2 पक्षों में तनातनी चल रही है। एक पक्ष कोर्ट के आदेश का हवाला देकर जमीन पर कब्जे की कोशिश कर रहा है, तो दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। बुधवार को भी इसको लेकर मारपीट हुई थी। मनोज पटेल, न्यूज़ 18 जौनपुर। मनोज पटेल हमारे सहयोगी जौनपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मनोज, कुछ और कार्रवाई हुई, क्योंकि ये हिमाकत ऐसी नहीं जिसे बर्दाश्त किया जाए। देखिए मैंने कहा, जिस तरीके से ये जौनपुर के मड़ियाहू में पुलिस टीम पर हमला का मामला जो सामने आया है, उससे साफ लगता है कि जो हमारी स्थानीय पुलिस है मड़ियाहू की, उसकी जो इकबाल है वो क्षेत्र में जो होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। अगर देखा जाए तो जो बीच के जो सिपाही होते हैं, जो बीच के जो दरोगा होते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी होती है। अगर दिन में कहीं झगड़ा हुआ है, अगर इसमें कोई बातें हैं, तो उनको प्राइमरी जिम्मेदारी उनके पास होती है। लोग सूचना भी देते हैं गाँव वाले, और अपने पास जानकारी यह है कि गांव में इस बात का विवाद चल रहा है और कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और पुलिस पहुंची भी है। तो इस तरह कई मामले आए हैं कि जो विवाद में लोग सबसे पहले डायल 112 को सूचना देते हैं और पुलिस पहुंचती भी है। अब यहाँ दिक्कत ये हो गई है कि लोग डायल से टीम पर ही हमला करते हैं, उसके वाहन पर हमला कर दिए, पुलिस घायल भी आती है और सीओ पहुंचे, सीओ पर भी हमला कर देती है। रात का अंधेरा था, उनको पत्थर लगने से भी चोट लग गई, कई सिपाही भी घायल है, पुलिस कप्तान की मनोज 6 पुलिसकर्मी घायल है। इससे पुलिस आगे 6 पुलिसकर्मी घायल है, 6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। और यहाँ पर पुलिस का इकबाल बुलंद हो, और इसके लिए पुलिस को ही अपनी कार्यशैली को और ज्यादा मजबूत करना होगा। धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए मनोज। गाजियाबाद के लोनी की खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर पुलिस पर हमला हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश को पकड़ने गई थी पुलिस टीम, जिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, गाड़ी में तोड़फोड़ की और बदमाश को छुड़ा ले गए। तनाव को देखते हुए यहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हिस्ट्री शीटर काले की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। गाजियाबाद की लोनी के ट्रॉनिका सिटी के बदरपुर से एक बदमाश को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ। गनीमत रही कि इस हमले में किसी को किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। दरअसल पुलिस हिस्ट्री शीटर बदमाश काले की लंबे समय से तलाश कर रही थी, जिसकी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने काले को गिरफ्तार तो किया, लेकिन गाँव वालों ने पुलिस टीम पर हमला कर बदमाश को छुड़ा लिया। नसरुद्दीन उर्फ काला वांछित चल रहा था हमारे यहाँ पशु क्रूरता के मुकदमे में। उसको पकड़ने के लिए हमारी टीम आई थी, जिसको पे गांव वालों ने विरोध किया। महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हो गए और उसको छुड़ा कर ले गए थे। हम लोगों ने उसी क्रम में उसके लिए दबिश दी
और सर जिस तरह अभी जो इस विवाद के सामने आने के बाद मौके पर पुलिस फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि शांति व्यवस्था में किसी भी तरह का खलल ना पैदा हो। फिलहाल बदमाश की गिरफ्तारी को लेकर लगातार दबिश दी जा रही है। अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अमित, गाजियाबाद ये कोई दूर दराज गांव की बात नहीं है, दिल्ली एनसीआर का इलाका है और यहाँ पर एक हिस्ट्री शीटर को पुलिस के कब्जे से बचा ले जाना, पुलिस टीम पर हमला, पुलिस के इकबाल पर हमला है ये। बिल्कुल, ये कहना बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने बदमाश काले को गिरफ्तार भी कर लिया था, अपनी गाड़ी में बिठा लिया था और जैसे ही गांव के बाहर वो निकलने लगे तभी आनंद फानंद में गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उसके परिजनों ने उसको घेर लिया और पुलिस पार्टी पर पथराव करने के बाद उसे काले को वहां से छुड़ाकर फरार भी कर दिया। इस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं और पुलिस के वाहन भी टूटे हैं, लेकिन हालांकि पुलिस के आला अधिकारी इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई घायल हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब आपको पता था कि काले नाम का जो बदमाश है, जो हिस्ट्री शीटर है और लोनी के टॉप 10 बदमाश में इसकी गिनती भी होती है, रेत खनन माफिया में इसका नाम आता है, तो आपको भारी तादाद में पुलिस बल साथ लेके जाना था ताकि अगर ऐसी कोई अनहोनी होती तो वहां उसको बचाया जा सकता। लेकिन क्योंकि पुलिस बल काफी कम तादाद में था, ऐसे में ग्रामीण उन पर हावी हुए और वहां से पुलिसकर्मियों को भागना पड़ा। हालांकि बाद में एहतियातन कई थानों की पुलिस वहां ले जाई गई। तो आरोपी बिल्कुल, अब डैमेज कंट्रोल की जरूर कोशिश हो रही है, लेकिन जो डैमेज यहाँ पर छवि को पहुंचा है उस डैमेज को भर पाना इतना आसान भी नहीं। एक तरफ काले की गिरफ्तारी, वो चुनौती, जब तक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक दाग हरे रहेंगे। जो जख्म गाजियाबाद में गांव वालों ने दिए वो हरे रहेंगे और साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन जरूरी है जिन्होंने पुलिस टीम पर हमला किया है। इस पूरे इलाके में दबदबा काले का और पुलिस इस बात का अंदाजा शायद पहले नहीं लगा पाई। अगली खबर महाराजगंज से, जहां पर नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। नाबालिग से गैंगरेप का एक और मामला सामने आया। गैंगरेप से पहले नाबालिग से मारपीट भी की गई है। नाबालिग को बेहोशी की हालत में खेत में छोड़कर बदमाश भाग निकले। 10 दिन पहले भी इस इलाके में गैंगरेप की वारदात हुई थी और एक बार फिर यहां पर गैंगरेप और लड़की के साथ मारपीट भी की गई है और जब वो बेहोशी की हालत में आ गई तो उसे खेत में छोड़कर बदमाश भाग निकले। आशीष हमारे सहयोगी महाराजगंज से हमारे साथ मौजूद है। आशीष, लगातार अपराध हो रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, पुलिस क्या कर रही है? इनका मैं आपको बता दूं कि महाराजगंज में पुलिस का इकबाल बिल्कुल खत्म हो चुका है और लगातार कई ऐसे थाना क्षेत्र से नाबालिगों के साथ रेप, छेड़छाड़ और उनकी पिटाई, उनको मारने पीटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि कोई कार्रवाई पुलिस के उच्चाधिकारी नहीं कर रहे हैं और आंख पट्टी बांध करके इस पूरे नजारे को देख रहे हैं। अभी 10 दिन पहले ही श्यामदुर्मा थाना क्षेत्र में अपहरण होता है एक बच्ची का और उसको गोरखपुर में ले जाकर के उसके साथ गलत दुर्व्यवहार किया जाता है, गैंगरेप किया जाता है, फिर छोड़ दिया जाता है। पुलिस उस मामले में लिपापोती करती है, उस मामले को छुपाने की कोशिश करती है। जब गोरखपुर और लखनऊ के उच्चाधिकारी इस मामले में हस्तक्षेप करते हैं तब जाकर के मुकदमा दर्ज होता है। इस प्रकरण में बिल्कुल आशीष, और जब तक स्थानीय पुलिस एक्टिव नहीं होगी, स्थानीय पुलिस की कार्यशैली मजबूत नहीं होगी, अपराध पर लगाम लगाना बहुत मुश्किल होगा। धन्यवाद इस वक्त आशीष पूरी जानकारी देने के लिए। खबर देवरिया से, जहां पर सदर कोतवाली गेट के सामने दो भाइयों में जमकर मारपीट हो गई है। किसी बात को लेकर दोनों में पहले से ही तू-तू मैं-मैं चल रही थी, जिसके बाद एक भाई कोतवाली पहुंच गया केस दर्ज कराने। जैसे ही इस बात की जानकारी दूसरे भाई को लगी, वो भी कोतवाली पहुंचा और वहीं पर इन दोनों के बीच विवाद की शुरुआत एक बार फिर हो गई। गाली गलौज और फिर देखते ही देखते मारपीट में ये विवाद तब्दील हो गया, जिसका वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों तरफ महिलाएं भी हैं जो रोकने की कोशिश कर रही हैं दोनों भाइयों को, लेकिन रोक नहीं पा रही हैं। तो देखिए जरा, दो भाई किस तरह से एक दूसरे के जाने दुश्मन की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। बीच सड़क मारपीट हो रही है। दोनों तरफ महिलाएं हैं जो रोकने की कोशिश कर रही हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही हैं। किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, इसी में एक भाई थाने पहुंच गया मामला दर्ज कराने, तो और ज्यादा इनके बीच जो विवाद है वो और ज्यादा बढ़ता चला गया। दूसरा भाई भी पहुंचा और दूसरा भाई लगातार एक को मारे जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहा है और ये विवाद काफी देर तक हंगामा सड़क पर यूं ही देखने को मिला। तो परिवार का विवाद जब सड़क पर आता है तो किस तरह की तस्वीर होती है, इस वीडियो में आप देख सकते हैं।
महिलाएं चीखती रहीं। काफी देर तक महिलाओं ने शांत करने की इन्हें कोशिश की। हालांकि थाने के सामने, कोतवाली के सामने ये सब कुछ हो रहा है। ये भी सवाल है कि हंगामा इतनी देर तक होता रहा लेकिन पुलिस पहुंची क्यों नहीं। खबर प्रयागराज से, माफियाओं पर एक्शन जारी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की 5 संपत्ति सील कर दी गई। डिग्री कॉलेज समेत 5 संपत्ति सील की जा रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई। 7 और संपत्तियों पर कार्रवाई होनी बाकी है। 12 संपत्ति अब तक कुर्क की जा चुकी है। यूपी में माफियाओं के खिलाफ सरकार का एक्शन जारी है और उसी कड़ी में ये कार्रवाई भी है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं दिलीप मिश्रा, जिनके खिलाफ लगातार एक्शन हो रहा है। 5 संपत्ति सील की गई। 12 संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है। 7 और संपत्तियां हैं जिनकी लिस्ट तैयार है कि कब कहां पर कार्रवाई होनी है। उन संपत्तियों को भी कुर्क किया जाएगा, सील किया जाएगा। डीएम 16 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दे चुके हैं। 10 अगस्त को चकिया ऑफिस के 2 हिस्से सील किए गए थे। अब तक जो कार्रवाई हुई है अतीक अहमद पर, वो हम आपको बता रहे हैं। 9 अगस्त को झूसी के कटका में कोल्ड स्टोरेज सील किए गए। इस तरीके से कार्रवाई लगातार चल रही है। अतीक अहमद के खिलाफ, मुख्तार अंसारी के खिलाफ, इन दोनों के करीबियों के खिलाफ, दिलीप मिश्रा के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं। दिखा रहे कि जो खुद को बाहुबली कहते थे, खुद को किंग कहते थे और जिनका दबदबा बड़े इलाकों में चलता था, उन सब के खिलाफ एक एक कर एक्शन हो रहा है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ मणि त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। उमर शंकर हमारे साथ देवरिया से जुड़े हैं। सबसे पहले हम प्रयागराज का ही रुख करेंगे। सर्वेश, आज कहां एक्शन होना है? देखिए, प्रयागराज की बात अगर करें तो योगी सरकार लगातार बिकरू कांड के बाद माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और गैंगस्टर के तहत तमाम जो अवैध रूप से बेनामी संपत्तियां हैं बाहुबलियों की, माफियाओं की, उनको कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। बात अगर प्रयागराज की करें तो यहां पर बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की जो अवैध और बेनामी संपत्तियां हैं उनके खिलाफ लगातार कुर्की की कार्रवाई चल रही है। इसके साथ ही साथ अब जो एक और कार्रवाई शुरू हुई है वो पूर्व ब्लॉक प्रमुख चाका, यमुना पार में पड़ता है, वहां के पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं दिलीप मिश्रा। उनके खिलाफ अभी हाल में ही D45 उनका गैंग रजिस्टर किया गया था 3 सदस्यों के साथ उनको मिलाकर, और अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल अगर दिलीप मिश्रा की बात करें तो उनकी 12 संपत्तियों को फिलहाल सीज किया जाना था, जिसमें से 5 संपत्तियों को सीज कर दिया गया है, जिनमें उनका एक डिग्री कॉलेज भी शामिल है। ऐसा माना जा रहा है, पुलिस की ये रिपोर्ट है कि ये सभी संपत्तियां उन्होंने बाहुबल के आधार पर गलत तरीके से हासिल की थी और ये उनकी अवैध संपत्ति है। बात अगर अतीक अहमद की करें तो अतीक अहमद के खिलाफ लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। इन दिनों बाहुबली गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद हैं, लेकिन अब तक उनकी 10 से ज्यादा संपत्तियां कुर्क कर ली गई हैं। 26 और 27 अगस्त को सबसे पहले 7 संपत्तियों को सीज किया गया था, कुर्क करने की कार्रवाई की गई थी, जिनकी अनुमानित लागत करीब 60 करोड़ रुपए है। उसके बाद 5 अगस्त को अतीक अहमद के साड़ू इमरान की 2 अवैध जो बिल्डिंगें थी जिनको कब्जा कर लिया गया था, उन पर बुलडोजर चलाया पीडीए ने। और ये जो बुलडोजर है वो लगातार चल रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है और किसी एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। जितने भी नामी खुद को जो बाहुबली कहते हैं उन सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, ये अच्छी बात है। लखनऊ का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, लौटेंगे आपके पास। लखनऊ से हमारे साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी जुड़े हैं। ऋषभ, कार्रवाई चाहे प्रयागराज में हो, लखनऊ में हो या मऊ में हो, जो निर्देश है, जो एक्शन प्लान है वो तैयार लखनऊ में ही हो रहा है, तो आगे की प्लानिंग क्या है, किस तरह से और जो लिस्ट है वो तैयार की गई है? मैंने कहा, देखिए, सरकार की ओर से सख्त संदेश दिया गया और ये कहा गया है कि ऐसे अपराधी जिन्होंने अपराध और अपने आतंक के बल पे बड़ा आर्थिक साम्राज्य तैयार कर लिया है, उनको चिन्हित किया जाए और ये देखा जाए कि उन्होंने अपने अपराध से जो कमाई की है उनको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, क्या क्या उन्होंने संपत्तियां बनाई है। गैंगस्टर एक्ट में एक प्रावधान होता है 14(1) का, जिसके तहत अपराधियों की उन संपत्तियों को जब्त किया जाता है, सीज किया जाता है जो उन्होंने अवैध तरीके से अर्जित की है या अवैध तरीके से जो धन कमाया है उससे उन्होंने खरीदी है। तो गैंगस्टर एक्ट का ये प्रावधान तो बहुत पुराना है, लेकिन पहले की सरकारों में इसका उतना उपयोग नहीं होता था। लेकिन इस वक्त सरकार का सख्त निर्देश है कि गैंगस्टर एक्ट के उस प्रावधान का बहुतायत में इस्तेमाल किया जाए और जहां भी अपराधी हैं
जिन्होंने अपने बाहुबल से, धन बल से अवैध संपत्तियां अर्जित कर ली हैं, उनको सीज किया जाए। तो वो चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे दिलीप मिश्रा हो, या ये कह लें आप वाराणसी जोन की बात साफ संदेश है कि आप जितने भी बड़े नाम रहे होंगे, आपका जितना भी रुतबा हो, आपकी जितनी भी आपका सिक्का चलता हो आपके इलाके में, लेकिन अभी एक्शन हो रहा है तो हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। देवरिया का रुख करेंगे, उमाशंकर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उमाशंकर, देवरिया में आज प्रशासन ने किन किन इलाकों में किस तरह की कार्रवाई की तैयारी कर रखी है? देखिए, देवरिया जिले की अगर बात करें तो देवरिया जिले के जो बिहार बॉर्डर पे थाना स्थित है बनकटा, वहाँ के 2 अपराधी को डॉक्टर श्रीपति मिश्रा की टीम ने चयनित किया था और दोनों ये कुख्यात अपराधी हैं और पुलिस के डर की वजह से ये दोनों अपराधियों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद इनका नया ठिकाना देवरिया जिला कारागार बन गया है। और देवरिया पुलिस ने अब तक ये जो 2 अपराधी हैं, तार बाबू और उसका गैंग का सदस्य हृदयानंद, जो आपस में चचेरे भाई हैं, इन दोनों की संपत्तियों को कुर्क की है और अभी तक तकरीबन 8 करोड़ 10 लाख रुपए की जो है संपत्ति है कुल मिला के कुर्क की गई है, जिसमें जमीन है, आलीशान मकान है, ट्रक है और कई वाहन है, इसके अलावा खेत है, जी बिल्कुल, और उम्मीद करेंगे आगे भी एक्शन इसी तरह से चलता रहे, सख्त संदेश जाए कि जो गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की गई उसके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी बातचीत के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। खबर है, इस वक्त राम मंदिर को लेकर आज एक मीटिंग होनी है और ये मीटिंग दिल्ली में होनी है। दिल्ली में आज राम मंदिर के मुद्दे पर निर्माण समिति की बैठक होगी। 2 दिन तक ये बैठक चलेगी। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक, अयोध्या के विकास को लेकर इस पर मंथन होगा। बैठक के दौरान ट्रस्ट महासचिव चंपत राय दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। तो आपको बता दें, दिल्ली में 2 दिन की ये बैठक होनी है, मैराथन मीटिंग होनी है और जिसमें राम मंदिर निर्माण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। अनामिका हमारी सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अनामिका, 2 दिन तक ये लंबी बैठक चलने वाली है, मैराथन मीटिंग होने वाली है, क्या क्या एजेंडा होगा? और देखिए मेनिका, इसके पहले निपेंद्र मिश्रा जो राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, वो अयोध्या में मौजूद थे और लगातार बैठकों के जरिए ये तय किया जा रहा था कि प्रारूप क्या होगा, काम कैसे चलेगा। जिस तरीके से अभी 3 साल के समय बताया जा रहा है मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें रफ्तार कैसे दी जाए, इसको लेके बात चलती थी। देखिए, चूंकि निपेंद्र मिश्रा अब बहुत ज्यादा अयोध्या में नहीं रुक सकते थे, लिहाजा वो दिल्ली चले गए और अब ये बताया जा रहा है कि जो अगली बैठकें होंगी वो दिल्ली में ही होंगी। तो दिल्ली में बैठक में शामिल होने के लिए तमाम जो मंदिर निर्माण से जुड़े हुए लोग हैं, फिर चाहे वो चंपत राय की बात करें या फिर अन्य ट्रस्ट के सदस्यों की बात करें, उनके दिल्ली पहुंचने की खबर आ रही है। हाँ, इतना जरूर है कि जो नित्य गोपाल दास है वो भी अस्वस्थ है, आइसोलेट है अभी वो कोरोना से नेगेटिव होने के बाद, तो वो दिल्ली नहीं जाएंगे, लेकिन बाकी लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं और जो आगे की बैठकें होंगी मंदिर के निर्माण को लेकर के वो दिल्ली में ही होंगी। ये बात जरूर। अनामिका, इस वक्त अनूप भी जुड़ चुके हैं दिल्ली से हमारे साथ। अनूप, ये मीटिंग कितने बजे से शुरू होनी है, कहां पर होनी है और प्रारूप क्या होगा? वो 12 बजे से शुरू होगी और ये राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक है। जिस तरीके से पिछले हमने देखा, पिछले कई दिनों से निपेंद्र मिश्रा जो कि इनके चेयरमैन हैं, अयोध्या में बैठक करते रहे हैं। आज जो दिल्ली में बैठक होगी उसमें चंपत राय होंगे और इसके अलावा जितने भी लोग जितने भी निर्माण कर जुड़ी हुई है इस राम मंदिर को लेकर, उन सभी अधिकारियों से ऑफिसर से बैठक में एक अंतिम अमली जामा पहनाया जाएगा कि किस तरीके का निर्माण राम मंदिर का होना है। एक फाइनल कह सकते हैं कि टच आज और कल होने वाली बैठक में जाएगा। जी अनामिका, धन्यवाद आपका। अनूप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी आपके पास लौटते रहेंगे जानकारी हासिल करने के लिए, अपडेट जानने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी।